हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 9th ऑफ जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि राज्य के किस जिले को ई श्रम पंजीयन कार्ड, ध्यान रखिएगा, ई श्रम कार्ड पंजीयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ई श्रम कार्ड पंजीयन किसके लिए है, पहले आपके लिए ये जरूरी है जानना। तो ध्यान रखिएगा, ई श्रम की जब बात आएगी, ई श्रम पंजीयन कार्ड की जब बात आएगी तो ये असंगठित मजदूरों के लिए है। ध्यान रखिएगा, असंगठित मजदूरों के लिए ये पहल चलाई गई थी। जितने भी असंगठित मजदूर हैं इन सभी के लिए ये पहल चलाई गई कि ई श्रम पंजीयन में सबको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा, पंजीयन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और हाल ही में ये जो डेटा आया है इसके अनुसार राज्य का गरियाबंद जिला नंबर 1 पे है। टारगेट रखा गया था, मान लिया हमने किया यहाँ पे 100% का टारगेट रखा था कि 100% हम ई पंजीयन करेंगे, बट इस टारगेट से ज्यादा 218% का हमें अचीवमेंट प्राप्त हुआ है ई श्रम पंजीयन में। क्लियर रहेगा, ई श्रम पंजीयन की अगर हम बात करें तो 218% का हमारा लक्ष्य के विरुद्ध, यानी कि लक्ष्य हमारा 100% था, हमने 218% अचीव किया है। क्लियर रहेगा। सपोज हमने माना कि यहाँ पे कुछ मजदूरों को पंजीयन करवाना है और उनको रोजगार देनी है, तो उसके विरुद्ध में, लक्ष्य के विरुद्ध में 218% का हमें यहाँ पर गेन हुआ है। अब बात आती है कि कितने ऐसे मजदूर हैं जिनका पंजीयन किया गया गरियाबंद जिले में। तो ध्यान रखिएगा, कुल मजदूरों की संख्या के बारे में बात करेगा तो इनकी कुल संख्या जो है 2,63,487 इतने मजदूरों का पंजीयन ई श्रम कार्ड के पोर्टल के माध्यम से किया गया है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, गरियाबंद। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जैव विविधता पार्क का निर्माण राज्य के किस स्थान पर किया जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है जैव विविधता पार्क, ध्यान रखेंगे आप, जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के किस स्थान पर बायोडायवर्सिटी पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला, सीजी का शिमला कहा जाने वाला, क्लियर रहेगा, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला सरगुजा का मैन पार्ट, सरगुजा जिले का मैन पार्ट, सरगुजा जिले का मैन पार्ट, याद रखेंगे। यहाँ पे हाल ही में मैन पार्ट महोत्सव भी हुआ था यहाँ पे। क्लियर है, जिले का मैन पार्ट में कौन सी जगह बता सकता है क्या, रोपाखार वन परिक्षेत्र, रोपाखार वन परिक्षेत्र में, रोपाखार वन परिक्षेत्र में, याद रखिएगा, वन परिक्षेत्र में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। कुल लागत कितनी होगी, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की लागत से इस जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको पेंड्रा पार्ट, सामरी पार्ट, बस्तर पार्ट, मैन पार्ट के बारे में था, यहाँ पे सभी पार्ट प्रदेशों के बारे में बात किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतूरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, चैतूरगढ़ को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर। कहां पे है, तो मैकाल श्रेणी में, मैकाल श्रेणी वाले पार्ट में। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राजकीय पशु के संरक्षण हेतु किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में हमने ये देखा था कि हमारे यहाँ कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण हुआ, पक्षी बर्ड काउंटिंग की व्यवस्था की गई थी, यानी कि कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में लोगों को पक्षियों का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया था। 11 राज्यों के 53 से भी अधिक वर्ड एक्सपर्ट जो आए थे, पक्षियों की गणना के लिए आए थे कि कितने प्रजातियां हैं, किस तरीके के हैं, छोटे पक्षी, बड़े पक्षियों में कितनी संख्याएं हैं, इन सभी के लिए, इन प्रजातियों के ऊपर रिसर्च करने के लिए हाल ही में कांगेर वैली में क्या किया गया था, पक्षी गणना की गई थी। वैसे ही हमारे राजकीय पशु जिनकी संख्या अभी एट प्रेजेंट 9 है, ध्यान रखिएगा 9 है, इन 9 संख्याओं को देखा गया है। और राजकीय पशु वन भैंसा की अगर हम बात करें तो इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार के साथ, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया है, जिसमें बीजापुर, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की तरफ से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र की तरफ से गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट,
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नक्सली के लिए बहुत ज्यादा एरिया, ये एरिया जो है नक्सल क्षेत्र है और नक्सल क्षेत्र में वन भैंसों की गणना नहीं हो पाई है, सीमांत क्षेत्रों में नहीं हो पाई है, बट फिर भी बीजापुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्रों में यह अनुमान लगाया गया है कि हमारा राजकीय पशु वहां पे अधिकाधिक संख्या में है। बट अभी छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 9 है। 9 में से अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही फीमेल है, वो भी क्लोन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, क्लोन यानी कि मिक्सिंग के द्वारा इसका डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर रहेगा। तो पूछा गया था कि राजकीय पशु के संरक्षण हेतु किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार के साथ, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र लगा हुआ बीजापुर और गढ़चिरौली क्षेत्र में वन भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है और इनके संवर्धन की प्रयास भी वहीं से किया जा सकता है, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो है समझौता किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पत्रकारिता कानून बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पत्रकारिता कानून तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेस का मुक्तिदाता याद है किसी को? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ पत्रकारिता कानून बनाने के लिए सबसे मेन थीम क्या रखा गया है? फेयर जर्नलिज्म के लिए, और जो कि एक क्या कह सकते हो आप, फेयर जर्नलिज्म तो अपने यहां है ही नहीं, इसीलिए हमारी जो मीडिया है वो 151 में 143 में नंबर पे आती है, ठीक है। उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। फेयर जर्नलिज्म की अगर बात करें तो फेयर जर्नलिज्म के लिए छत्तीसगढ़ पत्रकारिता कानून बनाने की सिफारिश की गई है और साथ ही साथ इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी का नाम है आफ्ताब आलम समिति। ध्यान रखिएगा, आफ्ताब आलम समिति, ठीक है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि पत्रकारिता कानून बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया है, तो आफ्ताब आलम समिति। क्या पर्पस है? फेयर जर्नलिज्म। ध्यान रखिएगा, फेयर जर्नलिज्म को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता कानून बनाने की सिफारिश के लिए समिति का गठन किया गया है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में देश के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2022-23 में देश में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि 2022-23 में हमारा जो जीडीपी रहेगा वो कितना होने का अनुमान लगाया, क्योंकि अभी मार्च में हमारा 22-23 का फाइनेंशियल ईयर जो है, वित्तीय वर्ष जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। तो उस दौरान हमारा जीडीपी कितना रहेगा, ग्रोथ कितना परसेंट रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में 7% रहने की घोषणा की गई है। वहीं अगर हम पिछले एक साल का देखते हैं, 2021-22 का आइडिया लेते हैं, तो 2021-22 में 8.6% है, ठीक है। 2021-22 की बात करें तो 8.67% से लेके ये वेरी किया था 8.7% तक। क्लियर है। अब यहाँ पे डेटा एनएसओ के अकॉर्डिंग 7% है और आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आरबीआई के अनुसार ये डेटा 6.8% रहने की संभावना है, ऐसा आरबीआई का डिमांड, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 22-23 में वर्तमान मूल्य पे जीडीपी की अगर आपसे बात करें तो कुल जीडीपी 273.08 लाख करोड़ रहने की संभावना है। 273.08 लाख करोड़, ध्यान रखिएगा, लाख करोड़ रहने की संभावना है टोटल इन अमाउंट, मनी अमाउंट में अगर हम देखें तो इतना रहने की संभावना है। क्लियर रहेगा ये सारी चीजें। तो आपसे पूछा गया था कि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ध्यान रखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार ये डेटा आपका 7% रहने की संभावना है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जिज्ञासा कार्यक्रम राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, जिज्ञासा कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। जिज्ञासा कार्यक्रम, तो पहली चीज आपको जिज्ञासा कार्यक्रम है क्या एक्चुअली जानना ये जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जिज्ञासा कार्यक्रम एक्चुअली है क्या ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो जिज्ञासा कार्यक्रम जो है एट प्रेजेंट
जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन दुर्ग के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? दुर्ग के द्वारा। किसने शुरुआत किया? ध्यान रखेंगे, पुष्पेंद्र कुमार मीना। पुष्पेंद्र कुमार मीना, जो कि यहाँ पे जिलाधिकारी हैं, पुष्पेंद्र कुमार मीना जी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। पहली चीज। नेक्स्ट आता है कहां पे, तो कार्यान्वयन के क्षेत्र की अगर बात करें तो ये कहां पे है? दुर्ग। क्रियान्वयन का क्षेत्र क्या है? दुर्ग। अब बात आती है कि इसमें हो क्या रहा है या किया क्या जा रहा है जिज्ञासा कार्यक्रम में। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन प्रत्येक शनिवार को, आयोजन प्रत्येक शनिवार को, ठीक है, प्रत्येक शनिवार को, और जितने भी प्रशासकीय कार्य हो रहे हैं उन सब की निगरानी के लिए, प्रशासकीय कार्यों के लिए और कार्यालयों के लिए, कार्यों और कार्यालयों के लिए निगरानी के लिए, कार्यों और कार्यालय के निगरानियों के लिए, कार्यालय के निगरानी के लिए, ध्यान रखिएगा, कार्यालय के निगरानी के लिए जिज्ञासा कार्यक्रम। साथ ही साथ जिला प्रशासन के कार्य को जानना, जिला प्रशासन के कार्यों को जानना, उसमें क्रियान्वयन कहां तक हो चुका है, डेवलपमेंट किस आधार पे हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग के द्वारा किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका बी। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा घर मेरा दफ्तर अभियान के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। मेरा घर मेरा दफ्तर, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मेरा घर मेरा दफ्तर अभियान शुरुआत राजनांदगांव जिला, कहां से? राजनांदगांव जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है। कौन शुरू किया है? तो श्री डोमन सिंह, जो कि वहां के जिलाधिकारी हैं, डोमन सिंह के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब से? 19 नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, 19 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। पर्पस ध्यान रखिएगा, मेरा घर मेरा दफ्तर अभियान, ये तो हो गया बेसिक सा इन्फो। नेक्स्ट आता है काम क्या होगा, तो सरकारी शासकीय दफ्तरों में साफ सफाई, ध्यान रखेंगे, शासकीय दफ्तर में साफ सफाई, दफ्तर में साफ सफाई, साफ सफाई। और ये साफ सफाई का क्या मतलब हो गया? तो शासकीय दफ्तर में साफ सफाई का मतलब हो गया कि जितने भी फाइल्स हैं, फाइल्स को अरेंज्ड मैनर में रखना, अरेंज्ड मैनर में रखना। फॉर एग्जांपल, कोई भी व्यक्ति अगर शासकीय कार्यालय में जाता है और वो एप्लीकेशन दिया हुआ है 15 दिन पहले, तो नेक्स्ट 15 दिन के बाद जब जाता है तो उसके पास पता चलता है कि हमारा एप्लीकेशन तो है ही नहीं उस ऑफिस में। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, फाइल अरेंज करने के लिए और अनवांटेड थिंग्स को, जो भी केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं, केसेस रिजॉल्व होने का क्या मतलब हो गया? केसेस रिजॉल्व होने का मतलब है कि अगर आपने सपोज आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई एक एप्लीकेशन दिया है, अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है तो उस एप्लीकेशन को डिसमिस करने का, ठीक है, उसको डिकम्पोज करने की अगर हम बात करें तो डिकम्पोज करने का। तो ध्यान रखिएगा, फाइल्स के अरेंजमेंट के लिए, अनवांटेड थिंग्स को ऑफिस से हटाने के लिए और ऑफिस में घर जैसा साफ सफाई रखने के लिए मेरा घर मेरा दफ्तर अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजनांदगांव जिला प्रशासन के द्वारा। क्लियर रहेगा? कब से शुरू हुआ? 19 नवंबर 2022 से। और ये कब चलाया जाएगा, मतलब इसका आयोजन कब होगा? तो प्रत्येक महीने के, ध्यान रखेंगे आप, प्रत्येक महीने के, प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया था सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन में है आपका, इस अभियान को जिला प्रशासन द्वारा राजनांदगांव जिले में चलाया जा रहा है। ऑब्वियसली करेक्ट तो है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इस अभियान का उद्देश्य शासकीय कार्यालयों में साफ सफाई करना है, ये भी सही है। और इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को चुना गया है। अभी आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां जब आप देखेंगे तो मेरा घर मेरा दफ्तर अभियान के मामले में सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर डी, ठीक है। आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल जतन अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बाल जतन अभियान, सबसे पहले आपको जानना होगा कि बाल जतन अभियान चलाया कहां जा रहा है। बाल जतन अभियान चलाया कहां जा रहा है, पहली चीज है आपको यह पता होनी चाहिए कि बाल जतन अभियान चलाया कहां जा रहा है, मींस छत्तीसगढ़ में किस जिले में चलाया जा रहा है। इसका पर्पस जो है
क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत कहां की गई है, तो ध्यान रखिएगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में बाल जतन अभियान चलाया जा रहा है। पर्पस क्या है, तो जितने भी कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, कचरा बीनने वाले बच्चे जो हैं, कचरा बीनने के अलावा अनाथ, देखिए अनाथ के बाद बेसहारा, ठीक है, इन सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु, शिक्षा का अवसर देने के लिए, शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए बाल जतन अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए बाल जतन अभियान चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जो बच्चे घूमते रहते हैं इधर उधर, घुमंतु बच्चे हो गए, अनाथ बच्चे, कचरा बीनने वाले, बेसहारा बच्चे, इन सभी के लिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षा का अवसर देने के लिए, यानी शिक्षा से जोड़ने के लिए बाल जतन अभियान का शुभारंभ किया गया है। और क्रियान्वयन का क्षेत्र क्या रहेगा, सभी नगरीय निकाय में, ध्यान रखिएगा, सभी नगरीय क्षेत्र, जितने भी नगर के क्षेत्र हैं पहले उनको टारगेट किया जाएगा प्रथम चरण में, देन आफ्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे सभी नगरीय क्षेत्र किसके, मनेंद्रगढ़, चर्चा, भरतपुर। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये चलाया जा रहा है अभियान बाल जतन। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, घुमंतु बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। पहला ऑप्शन बच्चों को घर बैठे शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं। दूसरा मनोरंजन प्रदान करना, नहीं। और बच्चों को माता पिता से जोड़ना, नहीं। बच्चों को रीयूनाइट करने के लिए, बच्चों को माता पिता से जोड़ने के लिए घर अभियान चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, घर अभियान सेंट्रल लेवल पे, इंडिया लेवल पे घर अभियान, गो होम एंड रीयूनाइट। इसका मतलब क्या है, जी का मतलब है गो, एच का मतलब है होम, ए का मतलब है एंड, और आर का मतलब है रीयूनाइट। घर जाओ और अपने माता पिता से मिलो, यानी अपने परिवार से मिलो। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यह है घर अभियान का। क्लियर रहेगा। इसमें भी उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया है जो रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कचरा उठाते हैं। गो होम एंड रीयूनाइट योजना के तहत इन सभी बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाएगी। क्लियर रहेगा। तो यहां पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ कब किया जाएगा। अब बात आती है भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा। तो भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा पे चलाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, गंगा पे चलाई जाएगी और इसका नाम रखा गया है गंगा विलास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो रखा गया है वो है आपका गंगा विलास। इस क्रूज सेवा का नाम गंगा नदी पे चलाया जाएगा गंगा विलास के नाम से। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा अगर हम बात करें तो वो है हमारा भारत में, कहां से कहां तक, वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ आसाम तक। वाराणसी कहां, यूपी, और डिब्रूगढ़ की अगर हम बात करें तो डिब्रूगढ़ आसाम तक। ठीक है, ब्रैकेट आसाम तक सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की शुरुआत की जाएगी। कब से शुरुआत होगी, 13 जनवरी से इसका शुभारंभ होगा। कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास को वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच में 13 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया यहां पर आपका ए, 13 जनवरी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के साथ 36वीं सामरिक वार्ता का आयोजन हुआ या वार्ता आयोजित की गई। ध्यान से देखिएगा, सामरिक वार्ता, 36वीं सामरिक वार्ता कहां पे आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में। कब हुआ, कब आयोजन हुआ, तो नई दिल्ली में 5 जनवरी को 36वीं सामरिक वार्ता हुई, जिसमें समग्र सुरक्षा के बारे में बात किया गया। ध्यान रखिएगा, समग्र सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच में समग्र सुरक्षा के ऊपर बातचीत हुई, और इसमें शामिल जो देश है वो है आपका फ्रांस। ध्यान रखिएगा, फ्रांस के साथ 36वीं सामरिक वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में 5 जनवरी को किया गया, जिसमें समग्र सुरक्षा को फोकस रखा गया था,
थीम रखा गया था। इसमें अगर हम बात करें तो रक्षा सौदा से लेकर के रक्षा डिफेंस डील से लेकर के सारे व्यापारिक संबंध, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर फोकस किया गया था। क्लियर रहेगा। तो ये तो आप मानते हैं, ये तो आप मान लीजिए कि अभी हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं यानी कि एस जयशंकर साहब जी, वो अगर हम देखें तो उनसे बड़ा डिप्लोमेट अभी एट प्रेजेंट कोई नहीं है। ही इज द बेस्ट। अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर में अगर हम बात करें, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो चाल है, कहते हैं शतरंज खेलने वाले बहुत अच्छे से अपने वजीर और प्यादे को बहुत ही सोच समझ कर कुर्बान करते हैं। तो उस केस में देखिएगा तो एक अच्छे डिप्लोमेट की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो किस तरीके से किस समय में खुद को न्यूट्रल रखे, किस समय में अपना एग्रेशन दिखाए और किस समय में आपका स्टेप बैक ले। क्लियर रहेगा। तो एस जयशंकर जैसा अभी तक अगर हम देखें, जो जिस तरीके से उनका काम है एज ए एक्सटर्नल मिनिस्टर, मोस्ट अप्रिशिएबल। ठीक है, मोस्ट अप्रिशिएबल। तो क्वेश्चन में था आपका 36वीं सामरिक वार्ता के बारे में, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के साथ 5 जनवरी को नई दिल्ली में समग्र सुरक्षा, रक्षा सौदा, अंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यापारिक संबंध, मैत्री संबंध, सारी चीजों के ऊपर फ्रांस के साथ हमारा 36वां सामरिक वार्ता आयोजित हुआ। क्लियर रहेगा। चलिए, ये था आज का क्वेश्चन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। आज के स्टूडेंट धर्मा की क्वेश्चन है 46वें अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से देखिएगा, 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश होगा। थीम क्या होगा, नहीं, थीम कौन सा देश होगा। ध्यान से देखिएगा, पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।